माय नेम इज जितेंद्र गंगवार और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम से। तो जैसा कि हम जानते हैं नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर सिस्टम हमने स्टडी किया वो था नेचुरल नंबर सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट होल नंबर सिस्टम, देन इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर्स के बाद रियल नंबर और उसके बाद अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि पता है हमें नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं होल नंबर्स सबसेट होते हैं इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो इन बाकी सारे नंबर्स का सुपरसेट होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर Z ये रिप्रेजेंट किया जाता है a प्लस आयोटा b, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पर a और b दोनों ही रियल क्वांटिटीज होगी, यानी कि रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। दिस मीन्स कि रियल पार्ट ऑफ Z दिस इक्वल्स टू a एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो है हमारा b के बराबर होगा। और इस आयोटा को समझने के लिए अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करें x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ओवर -1। इस अंडर रूट ऑफ -1 इसको आयोटा से डिफाइन किया मैथमेटिशियन यूलर ने। यूलर नाम के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बताया कि आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। अब इस आयोटा की पावर्स को समझते हैं। देखते हैं कि आयोटा की पावर्स पे क्या रिजल्ट बनते हैं। तो नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर को समझने के लिए जैसा कि अभी हमने देखा आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर -1, तो यहाँ से अगर हम आयोटा को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलने वाला है -1। आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी कि -1 इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 विच इज इक्वल टू आयोटा क्यूब इंटू आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू +1। आयोटा की पावर 5 ये हमारा मिलने वाला है आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू +1 इंटू आयोटा दिस इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा की पावर 6 ये इक्वल टू आएगा आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर एक पैटर्न हमें मिल रहा है कि आयोटा की पावर 4 के बाद जो है पावर्स फिर वही सेम रिजल्ट दे रही हैं जो आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा 4 तक दिया था। दिस मीन्स चीजें जो है वो 4 के बाद रिपीट हो रही हैं। यहाँ से हम एक बात देख सकते हैं कि अगर हमें कभी भी आयोटा की कोई बड़ी पावर कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल 205, 1015 इस तरह की पावर कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे जो पावर है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने पर देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर ये 51 टाइम्स आएगा, ये 204 रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि जो आयोटा की पावर 205 है इसको मैं लिखूंगा आयोटा की पावर 4 होल पावर 51 और इंटू आयोटा। तो जो आयोटा की पावर 4 है ये हमारा इक्वल टू आ जाएगा 1 की पावर 51 इंटू आयोटा, और ये हमारा रिजल्ट जो है वो आयोटा की। यानी कि किसी भी बड़ी पावर को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे उस बड़ी पावर को 4 से डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है, फिर हम उसको आयोटा की पावर 4 के पावर के फॉर्म में लिखेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी पावर्स पे एक दो और छोटे छोटे रिजल्ट और कुछ क्वेश्चंस वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम आयोटा की कॉन्जर्वेटिव पावर्स के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल आयोटा प्लस आयोटा की स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, अगर हम इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर हमें -1 मिलने वाला है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 +1, तो ये +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा रिजल्ट जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें मिलेगा कि सम ऑफ एनी 4 consecutive powers of iota is equals to 0, यानी कि आयोटा की
4 लगातार पावर्स का अगर हम समेशन करें तो वो रिजल्ट जो है वो हमेशा हमें 0 के बराबर मिले। और इस पे एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर एक एग्जाम्पल कंसीडर करें, एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, समेशन मीन सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 100 आयोटा की पावर r। जैसा कि हमें पता है कि सिग्मा मीन समेशन और लिमिट जो है वो r पे अप्लाई हो रही है फ्रॉम 1 to 100। तो अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं, r की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक पुट करेंगे तो सिंपली एक सीरीज मिलने वाली है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब अप टू सो ऑन प्लस आयोटा की पावर 100। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया सकता है। पहला मेथड तो जस्ट अभी जो हमने रिजल्ट देखा कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0, वहां से अगर हम करें, क्योंकि आयोटा की पावर 4 तक 0 हो जाएगा, देन नेक्स्ट 4 का सम 0, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 का सम 0, किस तरह से अल्टीमेटली सारा जो है 0 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर। और इसी क्वेश्चन को सॉल्व हम एक और तरीके से कर सकते हैं, दैट इज जीपी। इसका अल्टरनेटिव जो मेथड होगा, अल्टरनेट मेथड जो है वो क्या होगा, जीपी यूज करें। क्योंकि अगर हम देखें आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस आयोटा की पावर 100 अगर ये बन रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जीपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म आयोटा और इसका कॉमन रेशियो भी आयोटा है। तो जीपी का सम हमें पता है क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर r जो है वो आयोटा है और a भी आयोटा है, तो s 100 जो हमारा आ जाएगा आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। और जैसा कि यहाँ पता आयोटा की पावर 100 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा 4 से डिवाइड करने वाले रूल से, तो ये आयोटा की पावर 4 होल पावर 25 बन जाएगा, जो कि हमें 1 मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो आयोटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा, और ये रिजल्ट क्या आ रहा है 0। तो हम देख सकते हैं इसका आंसर अभी भी 0 आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो है इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to 11 आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k प्लस 1। अगर इस तरह से क्वेश्चन लिया जाए तो यहाँ पर हमें k पर लिमिट अप्लाई करनी हो फ्रॉम 1 to 11। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में हमें जैसा कि दिख रहा है आयोटा की पावर k कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर हम आयोटा की पावर k को कॉमन ले लें, आयोटा की पावर k को कॉमन लिया तो यहाँ पर बन जाएगा 1 और यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि 1 प्लस आयोटा, इसमें तो k इन्वॉल्व है नहीं, तो ये इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं सिग्मा के। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और अंदर जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा k इक्वल्स टू 1 से 11 तक, तो ये सीरीज जो हमें मिलने वाली है, सबसे पहले k की वैल्यू 1 यानी कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस आयोटा की पावर 11। यहाँ पर भी आप दोनों तरीके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली जीपी अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 11 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। इसके बाद इसको अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देंगे इधर, तो हम देखेंगे ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट में आयोटा, और आयोटा की पावर 11 को डायरेक्टली आयोटा क्यूब के बराबर लिखा जा सकता है, क्योंकि आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 8 1 हो जाएगा। तो आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, डायरेक्टली हम लिखें, और ये 1 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा अपना 1 प्लस आयोटा। और अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और ब्रैकेट में आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट देंगे, तो आंसर मिल जाएगा माइनस साइन 1 प्लस आयोटा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हम आयोटा की पावर्स में एक तो कॉन्जुगेटिव वाला जो रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कुछ जीपी, थोड़ा बहुत जीपी का नॉर्मल रूल लगाते हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज conjugate of a complex number. What is conjugate of complex number? Conjugate of complex number क्या है
कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी है, तो इसका कॉन्जुगेट यानी कि कॉन्जुगेट को इसके बार से डिनोट करते हैं z बार, और z बार जो है वो इक्वल टू हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, यानी कि जहां पर इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला साइन जहां साइन लगा है उस वाले पार्ट का साइन हमें चेंज कर देना है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z का ये कॉन्जुगेट बन जाएगा a माइनस आयोटा बी। इसी पर एक छोटा सा रिजल्ट है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है सिंपल सा कि कोई भी नंबर जिसमें हम एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें कि उसका प्रोडक्ट जो है वो 1 आ जाए। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आयोटा भी है तो इसमें मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा 1/z होगा, तभी तो z इंटू 1/z 1 आएगा। तो 1/z का मतलब 1/a प्लस आयोटा भी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना है कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा? 1 जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हो जाएगा a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, और नीचे भी हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। तो ध्यान से देखें, ऊपर की तरफ हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, नीचे की तरफ सिंप्लीफाई करने पर डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ ये आ जाएगा अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और माइनस साइन, तो आयोटा स्क्वायर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। अब इसको अगर हम अलग अलग स्प्लिट कर लें तो ये हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा साइन b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो आ रहा है ये हमारा आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा बी। अब ये भी एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो हमारा है a अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर, और इसका इमेजिनरी पार्ट है माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका जो है वो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, साइन का ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 3 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। देयर आर 3 बेसिस जिनके आधार पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वो क्या है उस चीज को देखते हैं। सपोज यहाँ पर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z हमने कंसीडर किया है, जो कि हमने कंसीडर किया जो अभी तक हम देख रहे हैं a प्लस आयोटा बी। अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन देखूं तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, अगर इसका रियल पार्ट ऑफ z अगर 0 हो जाए, रियल पार्ट ऑफ z का मतलब अगर ये a, अगर यहाँ पर a जो है वो 0 हो जाए, तो इस चीज को हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेंगे, इस फॉर्म को बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किस कैटेगरी में चला जाएगा? ये चला जाएगा प्योरली इमेजिनरी के फॉर्म। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जहां पर इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर 0 हो जाए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली रियल की फॉर्म में चला जाएगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा हमारा प्योरली रियल। और अगर एक बात ध्यान रखें, अगर जो है b अगर नॉन जीरो है, कभी भी b अगर 0 के बराबर नहीं है, तो ये नंबर जो है वो इमेजिनरी हो। ये बात ध्यान रखनी है। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखें जरा समझें। तो अगर प्योरली इमेजिनरी के केस में देखें तो किस तरह के एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयोटा, 2 आयोटा, 3/2 आयोटा, इस तरह के बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे एग्जांपल्स में इसका रियल पार्ट जो है वो 0 के बराबर है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली इमेजिनरी की फॉर्म में कहलाएंगे। प्योरली रियल के लिए अगर मैं इमेजिनरी पार्ट 0 कर दूं तो जो भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, ये सारे इस तरह के जो एग्जांपल हैं वो प्योरली रियल की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब एक एग्जांपल बात समझते हैं इमेजिनरी वाला। इमेजिनरी क्या हो सकते हैं? बी नॉन जीरो होना चाहिए। बी नॉन जीरो के लिए क्या है? एग्जांपल 2 आयोटा हो सकता है, 2 + 3 आयोटा हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी? इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी में क्या अंतर है? जैसा कि हम देख रहे हैं, इमेजिनरी के केस में रियल पार्ट ऑफ z जो है वो हमेशा 0 होगा, पर इमेजिनरी के केस में ये जरूरी नहीं है कि इसका रियल पार्ट 0 हो। ये रियल पार्ट इसका 0 हो भी सकता है और रियल पार्ट 0 नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर इसका रियल पार्ट 0 है, यहाँ पर रियल पार्ट 0 नहीं है, बट दोनों ही जो नंबर है वो इमेजिनरी कैटेगरी में आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट अगर आपसे बोला जाता है कि सारे प्योरली इमेजिनरी नंबर जो है वो इमेजिनरी होंगे, तो ये कहना गलत है।
क्यों एक, बिकॉज ऑफ देयर इज अ नंबर 0। अगर मैं 0 को सिंप्लीफाई करूं तो 0 को लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। अब यहां पर देखें 0 का रियल पार्ट 0 है तो ये प्योरली इमेजिनरी भी है, 0 का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ये प्योरली रियल भी है। बट यहाँ पर जो ये वाला टर्म है यानी कि बी जो है वो 0 है, जबकि इस कैटेगरी में होने के लिए नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं 0 एक ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल भी होगा, प्योरली इमेजिनरी भी होगा, प्योरली रियल भी होगा, पर 0 इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखें और इस बात को नोट किया सकता है कि 0 एक ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों कैटेगरी में बिलोंग करता है, और ऑल द प्योरली इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो इमेजिनरी नहीं होंगे। यानी कि ये सारे के सारे नंबर जरूरी नहीं कि इमेजिनरी। तो इसका ये एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन है। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसा कि हमने 2D में पढ़ा, तो 2D में हम लिखते थे हमारा जो XY प्लेन जिसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते थे, यहाँ पर भी वो चीजें सेम होंगी, पर उस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन ना बोल के उस प्लेन को हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। प्लेन को हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। और इस एक्सिस के नाम क्या है? जो आप एक्स एक्सिस बोलते थे इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। अब यहां पर अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन में कंसीडर करते हैं z, जिसको हम लिखते हैं a + आयोटा b, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बिहेव करता है सेम एक पॉइंट के जैसे, जैसे ऑर्डर्ड पेयर a, b अगर कंसीडर किया जाए, और इस ओरिजिन से अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं, इस ओरिजिन से अगर हम इस पॉइंट को मिला दें, तो ये पॉइंट अगर P कंसीडर किया जाए तो ये OP होगी, यानी कि लेंथ ऑफ जो OP होगी वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाता है, मॉडुलस ऑफ Z, और इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो OP और रियल एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसके साथ जो एंगल बनता है थीटा, ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ये एंगल कहलाता है हमारा आर्ग्यूमेंट। अब हम यहाँ पे देखें, अगर मैं, ये हमारा कहलाता है आर्ग्यूमेंट, अगर मैं यहाँ इसको मिला दूं और ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम इस ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये a, b है, यानी कि ये a और ये b होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें यहाँ पर एक रूल मिल जाएगा कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। क्लियरली देख सकते हैं ये पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा भी है, यानी कि ये बिहेव करेगा सेम एज एक ऑर्डर्ड पेयर a, b के जैसे। और अगर ये पॉइंट a, b है तो ये डिस्टेंस a होगी और ये डिस्टेंस b, और अब हमें ये एंगल थीटा पता है, ये एंगल 90 है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसका मॉड है z इक्वल टू r, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a² + b², बिकॉज ऑफ a² + b² इज इक्वल टू r², और जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। अब इस चीज को देखते हैं, इस चीज को आगे देखते हैं, तो इस पर हम एक दो छोटे छोटे रिजल्ट देख सकते हैं, और वो रिजल्ट क्या है हम बता सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अंडर रूट एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है, यानी कि पहला जो रूल है वो हम कह सकते हैं मॉड ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि मॉड ऑफ z जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, पर ये कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। और एक छोटी सी बात जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है, वो क्या है कि मॉड ऑफ z ये बराबर होगा मॉड ऑफ z⁻। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ z, क्योंकि हम यहाँ पर समझ रहे हैं z बराबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, तो z⁻ जो है वो बराबर होगा a - आयोटा b के। तो अगर मैं
इसका मॉड लूंगा तभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेम चीज आएगी और इसका भी ये सेम रिजल्ट आएगा, तो ये बराबर होगा। और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके देखें तो ये बराबर होगा माइनस साइन ऑफ मॉड जेड और ये बराबर होगा माइनस साइन ऑफ मॉड जेड बार। तो ये चारों ही जो है वो बराबर आएंगे हमारे रिजल्ट। ये तो दो प्रॉपर्टी हो गई। और एक तीसरी प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि z इंटू जेड बार अगर हम करें तो z इंटू जेड बार अगर हम करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जैसा कि हमने देखा कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड जेड के बराबर है, यानी कि ये चीज जो है वो बराबर होने वाली है मॉड ऑफ जेड के होल स्क्वायर के। तो हम इस एक रूल यहाँ से मिल जाएगा हमें z इंटू जेड बार, और ये बहुत क्वेश्चन में हमारी हेल्प करेगा। तो एक 3 रूल प्रॉपर्टी बेसिकली हमें ध्यान रखनी है इससे कि मॉड ऑफ z जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मॉड ऑफ z बराबर होगा मॉड ऑफ z बार के, और ये बराबर होगा माइनस साइन मॉड ऑफ z के और माइनस साइन मॉड ऑफ z बार के। और थर्ड z मॉड z होल स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उस चीज को समझते हैं, तो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं और इसका एक पोलर फॉर्म। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का, व्हाट इज द पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे उस चीज को देखते हैं। तो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब पोलर फॉर्म को समझने के लिए दोबारा से मैं ये डायग्राम ट्रेस करता हूँ। जैसा कि हमने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस आयोटा b यानी कि a कॉमा b और ये पॉइंट अगर थीटा है, ये a ये b और ये r बराबर है मॉड z। तो यहाँ पर एक बात ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें cos थीटा लिखता हूँ तो cos थीटा जैसा हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए बेस जो है वो हमारा a अपॉन r। तो यहां से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। साइन थीटा अगर हम लिखें तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि b अपॉन r, तो यहां से लिखा जा सकता है b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और जैसा कि हमें पता है कि ये जो फॉर्म लिखी हुई है कार्टेशियन फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर मैं इसी इक्वेशन में a और b की जो वैल्यू हमने फाइंड करी है थीटा के फॉर्म में, वो अगर मैं रिप्लेस करूं तो z बराबर हो जाएगा ये r cos थीटा प्लस आयोटा इंटू r साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम r कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो फॉर्म बन रही है z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये वाली जो फॉर्म जो है ये हमारी कहलाती है पोलर फॉर्म। ये हमारी जो कहलाती है पोलर। और एक दो छोटे छोटे रिजल्ट यहाँ से ये भी देखे जा सकते हैं कि अगर सपोज इस इक्वेशन को a मान लिया जाए और उसको b मान लिया जाए, तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दूं तो यहाँ से मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट साइड में मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में अंदर 1 बन जाएगा, तो आर बराबर ये आपको दिख रहा है क्लियरली, वही रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से हम इस बात को भी समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा हाउ टू फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें ये देखना है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और आर्गुमेंट जो है वो कैसे फाइंड करें। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हमें एक चार्ट जो है या इसको हम टेबल भी समझ सकते हैं, आर्गुमेंट आप इसको आर्गुमेंट टेबल के नाम से भी समझ सकते हैं। इस चीज को देखना है जैसे कि ये हमारा जो है पॉजिटिव रियल एक्सिस है, पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ये हमारा जो है वो नेगेटिव रियल एक्सिस है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारा जो है नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। ये चारों क्वाड्रेंट हैं। पहले क्वाड्रेंट में हमें पता है कि अगर यहाँ पर रियल और इमेजिनरी दोनों चीजें पॉजिटिव में आएंगी, रियल की डायरेक्शन नेगेटिव और इमेजिनरी पॉजिटिव यानी कि माइनस प्लस, यहाँ पर ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव माइनस माइनस, यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लस माइनस। तो इस चीज को देखें अगर हम, तो कभी भी हमें ये बात एक ध्यान रखनी है कि हमारा आर्ग्यूमेंट मॉड्यूलस में तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट हमें इस टेबल के हिसाब से लिखना है। कैसे लिखना है
कि अगर हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्टली हमें थीटा आंसर करना है, अगर सेकंड में आ रहा है तो हमारा पाई माइनस थीटा, और ये हमें ध्यान रखना है। बाकी इन दोनों में इसकी मिरर इमेज बनेगी इस एक्सेस के अबाउट, तो इसकी मिरर इमेज जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई माइनस थीटा और यहाँ पर माइनस थीटा। तो ये टेबल को हमने आर्ग्यूमेंट लिखते टाइम ध्यान में रखना है। अब मैं इस पे जैसे एक दो क्वेश्चन कंसीडर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन अगर हमने कंसीडर किया, सपोज 1 प्लस आयोटा, इसका हमें मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट लिखना है, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट। तो इसका जो मॉड्यूलस है वो क्या हो जाएगा, मॉड जेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आसान है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर 1, इमेजिनरी का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। और इसका आर्ग्यूमेंट जो है अगर हम लिखें तो थीटा, tan थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कितना है 1 और ये 1, सॉरी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1 × 1। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, ये एंगल थीटा। अब ये देखें हमारा रियल पे कितना है 1 और इमेजिनरी पे कितना है 1, और ये 1 है, ये पॉइंट जो है 1,1, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये पॉइंट जो है वो हमारा कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको हमने ट्रेस कर लिया 1,1, तो इसकी लोकेशन ये वाली आएगी, और ये एंगल जो है वो कितना बनाएगा थीटा। तो ये डिस्टेंस भी 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है। तो अगर हम यहाँ से tan थीटा लिखें तो tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी 1 है, तो 1, ये हमारा वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ रही है, tan π/4। तो tan π/4 यानी कि थीटा जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, π/4। तो हमने देखा है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हमें डायरेक्टली आर्गुमेंट क्या आंसर करना है, थीटा। तो इसका आर्गुमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, π/4, और इसका मॉडुलस जो है वो अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जांपल कंसीडर किया हमने -1 प्लस √3 आयोटा। अब अगर ये -1 प्लस √3 आयोटा हमने कंसीडर किया है तो इस चीज को देखने के लिए हम देखते हैं पहले तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे लाई जाएगा। ये पॉइंट देखें तो x पर नेगेटिव यानी कि -1 और y पॉजिटिव अंडर रूट 3, तो ये -1 और ये अंडर रूट 3। तो ये पॉइंट जो है फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट हमारा यहाँ कहीं पर, अब ये पॉइंट को देखें यहाँ से मिला है, तो ये एंगल जो है हमारा थीटा बना रहा है, ये वाला पॉइंट हो गया। तो हमें ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है, ये 1 डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी अंडर रूट 3। तो पहले तो हम इसका मॉड निकालें, तो मॉड ऑफ z जो है वो हो जाएगा √(-1) का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ओवर 1 + 3 यानी कि अंडर रूट 4 विच इज इक्वल टू 2। तो मॉड ऑफ z इसका आ जाएगा अंडर रूट 2, और अगर हम tan थीटा लिखें तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको केवल डिस्टेंस देखनी है तो आप साइन नेग्लेक्ट करके देखिए कि डिस्टेंस क्या आ रही है। तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है इसका √3, और बेस कितना आ रहा है 1, अंडर रूट 3/1, और ये बराबर होती है tan 60 मीन्स tan π/3 रेडियन में आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा आ रहा है π/3। पर यहाँ पर हमें ये नोट करना होगा, ध्यान देना होगा, इसका आर्गुमेंट हम π/3 आंसर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट आ रहा है वो हमारा, ये पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और यहाँ पर हमें आर्गुमेंट लिखते टाइम हमें ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट हमें लिखना है π - थीटा। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो जाएगा π - थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3। तो करेक्ट आंसर इज 2π/3। तो हमें ये चार्ट जो है, ये टेबल जो है, ये हमें ध्यान में रखनी है, और इस तरीके से हम इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द मॉडुलस एंड व्हाट इज द आर्गुमेंट। मॉडुलस में बेसिकली भी ज्यादा कुछ ऐसा वो है नहीं, आप डायरेक्टली अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखना है, पर यहाँ पर हमको निकालते टाइम भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने देखा कि -1 प्लस अंडर रूट 3, ये हमारा पॉइंट जो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको लोकेट किया। लोकेट करने के बाद राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा देखा हमने कितना आ रहा है, तो ये π/3 के बराबर आ रहा है, थीटा π/3 आ रहा है। पर हमें अगर ऑप्शन में ये दिया है तो हमें ये नहीं लिखना है, एक बार लिखने से पहले ये देखना है अपने टेबल को, और यहाँ पर चेक करना है कि आर्गुमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में π - थीटा लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 2π/3। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का आर्गुमेंट या फिर उसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और छोटी सी बात है जो कि है क्यूब रूट ऑफ यूनिट, उस चीज को हम देख लेते हैं।
तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझने के लिए, यानी कि यूनिटी का क्यूब रूट क्या होगा, यूनिटी मीन्स 1, तो 1 का क्यूब रूट यानी कि 1 की पावर 1/3 या फिर क्यूब रूट ऑफ 1 अगर मैं निकालूं और इसको मैं अगर x कंसीडर करें तो अगर हम दोनों तरफ क्यूब करें तो ये x³ बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि x³ - 1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x³। यहाँ पर अगर हम a³ - b³ का अगर हम फॉर्मूला लगा लें तो ये हो जाएगा x - 1 x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला मैंने नॉर्मली फॉर्मूला लगाया है इसका। इसको फैक्टराइज करें तो x की एक वैल्यू मिलने वाली है 1 और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्वाड्रेटिक बन गई x² + x + 1 बराबर 0। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 4ac डिवाइड बाई 2a 2 × 1, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 - 4 -3 डिवाइड बाई 2। -1 को हम आयोटा स्क्वायर से लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। अगर मैं इसको अलग अलग कर लूँ तो यहाँ से दो वैल्यू मिलने वाली हैं, एक मिल जाएगी -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 और एक मिल जाएगी -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो हम देख रहे हैं 3 रूट आ रहे हैं इसके क्यूब रूट, क्योंकि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो इसके 3 रिजल्ट आएंगे, एक वैल्यू आ रही है 1, एक सॉल्यूशन आ रहा है ये। और इस चीज को डिफाइन कर देते हैं, इसको बोल दिया जाता है ओमेगा से और इसको बोल दिया जाता है ओमेगा²। तो हमारे क्यूब यूनिटी के 3 क्यूब रूट होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा²। और अगर मैं 1 प्लस ओमेगा करूं तो हम इसको जब भी ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट जो है हमें आउटपुट के फॉर्म में एक रिजल्ट देता है जो कि 0 स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ध्यान रखना है हमें 1 + ओमेगा की वैल्यू 1 आती है और अगर हम ओमेगा और ओमेगा² को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ओमेगा³ और इसकी वैल्यू जो है क्या मिलने वाली है 1 मिलने वाली है। तो ये जो है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कंसीडर किया क्वेश्चन अंडर रूट ओवर 1 + ओमेगा² डिवाइड बाय 1 + ओमेगा। अब जैसा कि हमें पता है ये रिजल्ट जो है हमने देखा हुआ है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा² की वैल्यू 0 होती है, 1 + ओमेगा + ओमेगा² की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से 1 + ओमेगा² की वैल्यू -ओमेगा, 1 + ओमेगा² की वैल्यू -ओमेगा और 1 + ओमेगा की वैल्यू -ओमेगा² हो जाएगी। अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें तो 1 + ओमेगा² जो है वो -ओमेगा के बराबर होगा, यानी कि -ओमेगा अपॉन 1 + ओमेगा जो है -ओमेगा² के बराबर होगा, यानी कि ये इससे कट जाएगा। अब आप ऊपर नीचे दोनों तरफ ओमेगा² से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा ओमेगा²। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/ओमेगा। अब ऊपर नीचे अगर हम ओमेगा² से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा अपना ओमेगा² अपॉन ओमेगा × ओमेगा²। क्लियर। ये पहले हमने क्या किया, 1 + ओमेगा² की वैल्यू को -ओमेगा लिख दिया, 1 + ओमेगा को हमने -ओमेगा² लिखा, माइनस कैंसिल आउट। यहाँ पर ओमेगा भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे ओमेगा, ऊपर भी ओमेगा², नीचे भी ओमेगा² से मल्टीप्लाई किया तो नीचे बन जाएगा ओमेगा³। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा² डिवाइड बाई ओमेगा³। ओमेगा³ की वैल्यू 1 हो जाती है तो सिंपली ये नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ ओमेगा² जो कि बराबर है ओमेगा²। तो इस तरीके से हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझ सकते हैं। थैंक यू।